जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम 2023 के लिए इस वीडियो में हम लोग गणित के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली एग्ज़ाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए बिना स्किप किए एक भी क्वेश्चन को पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 23वां पार्ट होगा। इससे पहले हम लोग 22 पार्ट पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो आप लोग उन्हें भी ज़रूर देख लें। प्यारे साथियों, बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं और सभी प्रकार के क्वेश्चन धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सोनू और मोनू की आयु का अनुपात 9:12 है। यदि सोनू की आयु 27 वर्ष है तो मोनू की आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर दो लोगों का नाम क्वेश्चन में आया है। एक नाम आया सोनू का और दूसरा नाम आया मोनू का। प्यारे साथियों, क्वेश्चन में बोला कि दोनों का आयु का जो रेशियो आपको बताया गया 9:12 यहाँ पर 12 बताया गया है और यहाँ पर सोनू की आयु बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि सोनू की आयु 27 वर्ष हमें बताई गई है। इसका मतलब हमें 9 का मान बताया है क्वेश्चन में। तो 9 बराबर अगर 27 वर्ष है तो यहाँ से क्या करो, 1 का मान लेके आ जाओ। तो 27 में हम क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे तो हमारे पास 1 का मान आ जाएगा। 9 3 27, यानी 1 का मान 3 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि मोनू की एज कितनी हो जाएगी, तो मोनू का मान लाने के लिए क्या करोगे, जो 1 का मान आया मोनू के रेशियो से हम लोग इसका गुणा कर देंगे। तो 12 गुणा 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 वर्ष। तो इस प्रकार से मोनू की एज कितनी आ जाएगी, 36 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर 3 में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोगों का सरलीकरण से जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर दिए गए व्यंजक का मान आपको बताना है। तो इस व्यंजक को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोग वी बोर्डमास रूल का यूज़ करेंगे। प्यारे साथियों, वी बोर्डमास रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इतने सारे चिन्ह और ब्रैकेट दिए गए, तो सबसे पहले ब्रैकेट की बारी आती है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले जो लिखा है इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 24 माइनस 36 और भागित 3। आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में लिखा माइनस और भागित, तो पहले आप भाग को सॉल्व करो। 3 का भाग अगर आप 36 में दोगे तो 12 आएगा। 24 में से हम 12 को घटाएंगे तो हमारे पास 12 बचेगा। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर कितना आया, 12। अब अपने पास बारी जो आती है मझले ब्रैकेट की आती है। तो जो मझले ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसको हम साइड में लिख लेते हैं, यानी कि 90, और डिवाइड बाई लिखा है कितना, 5, और उसके बाद लिखा है गुणा, और गुणा में छोटा ब्रैकेट, तो छोटे ब्रैकेट का मान अपने पास निकल के आया 12, और आगे लिखा है भाग, और भागित कितना लिखा है, 3। तो ये मझला ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व हो जाएगा इतने वैल्यू को सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पर भाग और गुणा हमें दिया गया, सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। 5 का भाग 90 में देंगे तो 18 बार कटेगा ये, और यहाँ पर 3 का भाग पहले अपन 12 में देंगे तो 4 बार कटेगा। अब 18 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 18 चुक कितना हो जाएगा, 72। तो इसका मतलब मझले ब्रैकेट तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और 72 इसका आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर बड़े ब्रैकेट की बारी है, तो बड़े ब्रैकेट में क्या लिखा, 76, और 76 माइनस फिर मझला ब्रैकेट लिखा है, तो मझले ब्रैकेट के अंदर अपने पास कितना लिखा, 72 लिखा। तो इसको 76 में से 72 को माइनस कर लोगे तो लास्ट स्टेप ही हमारी बची है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। 72 गया अगर 76 में से तो हमारे पास 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ए एक काम को 36 दिन में एक कार्य समाप्त कर सकता है और बी 12 दिनों में उसी काम को समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। मतलब क्वेश्चन में हमें ए का समय भी दिया है 36 दिन, और बी का टाइम भी हमें यहाँ पर बताया है, और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो याद रखिएगा, जब आपको दिनों की संख्या मिल जाए अलग अलग तो आप दिनों का एलसीएम लोगे। तो आपको 12 और 36 का लेना है एलसीएम, और ये जो एलसीएम होगा टोटल वर्क होगा हमारे पास। तो 12 और 36 का एलसीएम आता है 36। अब क्या करो, आप 36 में 36 का भाग लगाओगे तो एक दिन का काम आ जाएगा एक का, 36 से कम 36, और 12 का भाग भी 36 में देंगे तो 12 या 36, मतलब बी एक दिन में 3 काम करता है। तो आप क्या करो, ए और बी मिलकर
एक दिन में कितना काम करते जोड़ लो। तो ए एक दिन में एक काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों मिलकर वो पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो पूरा काम कितना हमारे पास 36 है। 36 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर 9 बार कटेगा। 4 9 में 36, यानी दोनों मिलकर 9 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी टाइम एंड वर्क का वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ए बी और सी एक काम को अकेले 12, 18 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 2 दिनों के लिए काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है। ए और सी बाकी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर भी हमें अलग अलग इनका समय दिया। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी का टाइम भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है 18 दिन। और सी की यदि बात किया जाए तो सी भी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग टोटल वर्क फिर से निकाल लेंगे। तो 12 का, 18 का और 36 का एलसीएम लेंगे। तो टोटल काम अपने पास 36 एलसीएम आएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब क्या करोगे, इनके दिनों का भाग टोटल वर्क में देने से एक एक दिन का काम आ जाएगा। 12 का भाग 36 में 3 बार जाएगा, तो ए का एक दिन का काम 3 हो जाएगा। 18 दूनी 36, यानी बी का एक दिन का काम 2 हो जाएगा। और 36 से कम 36 मतलब सी का एक दिन का काम 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया वे एक साथ 2 दिनों तक काम करते हैं। तो आप क्या करो, इनका सबका मिलकर एक दिन का काम बना लो। तो ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 1 काम करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 2 5 और 1 6। क्वेश्चन ने बोला कि 2 दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया। तो एक दिन में यदि ये तीनों मिलकर 6 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 12 काम करेंगे। तो अब शेष काम कितना बचा वो निकाल लो। तो शेष काम निकालने के लिए क्या करोगे, 36 में से आपको 12 को माइनस करना है और 36 में से जब आप 12 को घटाओगे तो यहाँ पर आपके पास 24 बचेगा। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि बी ने काम छोड़ दिया। अब जो काम बचा हमारे पास शेष 24, ये ए और सी दोनों को करना पड़ेगा। तो ए एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में कितना, 1 काम करता है। इस प्रकार ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। तो ए और सी बचे हुए शेष काम को करने में कितना समय लेंगे, मतलब 24 में हम लोग किसका भाग लगाएंगे, 4 का। तो 4 का भाग जाएगा 24 में 6 बार, 4 छंग 24, यानी 6 दिन का समय लेंगे ए और सी शेष बचे काम को करने में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने दिया गया है। यदि 6 अंकों की संख्या 6x2904 ये संख्या 88 से विभाजित होती है तब x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो संख्या दी गई है 6x29 और 04, याद रखिएगा यदि ये 88 से विभाजित होती है तो इसमें 88 का रूल लगना चाहिए। और 88 से विभाजित होने का रूल ये होता है कि कोई भी संख्या यदि 11 से विभाजित है और 8 से विभाजित है मतलब वो पूरी 88 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर 8 से विभाजित होने का रूल अपने को चेक करना है। और 8 का रूल ये होता है कि किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंक से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो ये संख्या में 904 जो है आखिरी के 3 अंक, ये तो 8 से पूरा विभाजित हैं, इसलिए इसमें 8 का रूल तो अप्लाई हो रहा है। लेकिन इस संख्या में हमें 11 का रूल भी अप्लाई करवाना है। 6x29 उसके बाद 04। अब 11 से विभाजित होने का रूल क्या है ये इसमें लगना चाहिए। तो इकाई तरफ से एक अंक को छोड़कर एक अंक को जोड़ लो। 4 में 9 को जोड़ा तो 13 हुआ और 13 में एक अंक को छोड़कर एक अंक और जोड़ेंगे तो ये अंक का मान तो हमें चाहिए x। तो यहाँ पर आप लिखोगे 13 और एक अंक और जोड़ना बाकी है इसमें x। और फिर क्या करोगे, ये बचे हुए अंकों को भी जोड़ लेंगे, यानी 0 में 2 को जोड़ा तो 2 बना और 6 को जोड़ा तो 6 2 8 बना। तो आप क्या करो, इधर भी जोड़ लिया तो हमारे पास टोटल 8 बना। अब जो ये अंक जोड़े हमने, इनका जो अंतर आएगा वो ऐसा आना चाहिए कि अंतर या तो 0 हो या फिर ये अंतर 11 से डिवाइड हो जाए, ऐसा अंतर हो। तो यहाँ पर अब क्या करोगे, मान पुट करके देखना हमें x की जगह। हम x की जगह अगर 7 रखेंगे तो 13 में 7 जुड़ेगा जिससे 20 बनेगा और 20 में से 8 जाएगा हमारे पास तो 12 बचेगा। तो इसका मतलब 0 11 नहीं बचा, तो यहाँ पर 7 नहीं आएगा।
फिर हमें यहाँ पर 8 रख के देखना है। 13 में अगर 8 को जोड़ते तो 21 बनता है, और 21 में से 8 जाएगा तो ये वाला अंतर भी 0 और 11 नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही नहीं होगा। अब अपन चेक करते 6 को, तो 13 में 6 को जोड़ेंगे तो 19 बनेगा, और 19 में से यदि हम 8 को घटाया जाए तो हमारे पास 11 बन रहा है, और अंतर ऐसा बन रहा है जो 11 से विभाजित है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब x जो हमें दिखाई दे रहा है उसकी जगह जो अंक आएगा वो 6 आएगा, तो ये संख्या 11 से भी विभाजित हो जाएगी और उसके बाद ये 8 से भी विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये पूरी संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट और IMP क्वेश्चन है। एक बेलन के आधार की परिमिति 44 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन बताओ। तो आप लोगों ने देखा होगा बेलन तो बहुत अच्छे से कि जो बेलन होता है, क्वेश्चन में हमें बताया कि इस बेलन के आधार की परिधि, तो बेलन का जो आधार होता है याद रखिएगा ये वृत्त होता है, और इस वृत्त की हमें परिधि बताइए। परिमिति का मतलब परिधि होता है, और परिधि बताइए 44 सेंटीमीटर। तो प्यारे साथियों इसका मतलब ये हुआ कि हमें वृत्त की परिधि बताई, और वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है 2πr होता है। इसका मतलब 2πr का मान हमें कितना बताया, क्वेश्चन में 44 बताया। तो यहाँ से क्या करो, r का मान निकाल लो। तो यहाँ पर 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, और त्रिज्या की जगह हमें r लिखना होगा, और बराबर में आ जाएगा 44 यानी कि 44। आप क्या करो, 22 से 44 को काटोगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, और ये 2 से 2 भी कट जाएगा एक बार। अब यहाँ पर तो r बचेगा, और ये भाग से 7 इधर आएगा तो गुणे में चला जाएगा, 1 के गुणे में। तो यहाँ पर 7 बन जा 7, यानी कि इस बेलन की जो त्रिज्या आएगी हमारे पास 7 आएगी। क्वेश्चन में पूछा गया कि बेलन का आयतन क्या होगा, तो इसके लिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है πr² h होता है। तो इसका मतलब पाई का मान हम जानते 22/7 होता है, और त्रिज्या का वर्ग करेंगे, मतलब r हमारे पास 7 आया, 7 की पावर 2, इसका मतलब 2 बार इसका गुणा करो, और ऊंचाई की जगह हमें पुट करना होगा 12। तो हमारे पास इस बेलन का क्या निकल के आ जाएगा, आयतन। 7 से 7 कट जाएगा। अब 7 का गुणा 22 से करेंगे, 7 दूनी 14, कैरी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154, और गुणा में 12 करेंगे तो हमारे पास इसका आयतन आ जाएगा 12 चुको 48, कैरी 4 आएगा, 12 पंज 60, 60 में 4 जोड़ा तो 64 हुआ, हासिल 6 होगा, और 12 कम 12 और 6 होता है 18। तो 1848 सेंटीमीटर है ना क्यूब में इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 7, 3 लड़कियों की औसत आयु बताई है 16 वर्ष, और उनकी आयु का अनुपात भी बताया। तो यहाँ पर छोटी और बड़ी लड़की की आयु का अंतर पूछा है। तो सबसे पहले जब भी आपको औसत बताया हो तो आप क्या निकाल लो, योग निकाल लो। और औसत यदि हमारे पास होता है तो योग निकालने का फॉर्मूला होता है योग बराबर औसत गुणा संख्या। तो यहाँ कितनी संख्या है, 3 लड़कियाँ हैं, इसलिए 3 का गुणा करेंगे तो इन तीनों की आयु का योग आएगा 16 या 48। अब योग हमारे पास 48 मिल चुका है और तीनों का अनुपात भी हमें मिल चुका है। तो आप क्या करो, 48 के बराबर रेशो को करने के लिए रेशो का भी योग करो। तो 8 में 5 को जोड़ा तो 13, 13 में 3 को जोड़ा तो यहाँ पर हो जाएगा 16। इसका मतलब 16 रेशो का मान यहाँ 48 है, तो एक रेशो का मान लाने के लिए 16 का भाग 48 में देंगे, 16 तिया 48। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे कि सबसे बड़ी लड़की की आयु और सबसे छोटी लड़की की आयु में अंतर बताओ। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे बड़ा वाला रेशो जो है वो सबसे बड़ी लड़की की आयु का रेशो है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रेशो 8 है और सबसे छोटा रेशो कितना है, यहाँ पर 3 है। तो 8 में और 3 का डिफरेंस देखेंगे तो 5 रेशो आएगा। तो यहाँ पर अगर आप एक रेशो के मान का गुणा 5 से कर दोगे तो आपके पास 5 रेशो का मान आ जाएगा और यही इनकी आयु में अंतर हो जाएगा। तो 5 गुणा 3 करने पर 5 3 कितना होता है, 15 वर्ष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपको बिल्कुल सही जवाब दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ए और बी की मासिक आय 12,000 और 15,000 रुपये हैं।
ए का मासिक व्यय बताया है और उसके बाद क्वेश्चन में बोला यदि ए और बी के मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है तो उनकी मासिक बचत का योग क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इसको करने के लिए आपको पता है ए का मासिक व्यय बताया, मतलब व्यय का मतलब होता है खर्च। तो आपको मैं बता दूं ए का व्यय का रेशो भी बताया है हमें, जो 2 रेशो, इसका मतलब हमारे पास 2 रेशो का मान हमें बताया यहाँ क्वेश्चन में 8000। अब आप क्या करो, एक रेशो का मान लाने के लिए 2 का भाग 8000 में देंगे तो 4000 यहाँ पर एक रेशो का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ से आप बी का भी क्या लेके आ सकते हो, बी का व्यय भी ला सकते हो, क्योंकि ए का व्यय अपने को बताया था जिससे एक रेशो का मान लेके आ गए, और बी का व्यय लाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा 4000 से, तो बी का व्यय हो जाएगा 4×3 12,000। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने ये बोला कि दोनों की मासिक बचत का योग क्या होगा। तो बचत लाना है तो आप सभी जानते हैं जो आई बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, व्यय प्लस बचत के बराबर होता है। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की बचत का योग बताना है। तो बचत का मान लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये व्यय जो है आई में से घटेगा। तो आई में से अगर हम लोग क्या करते हैं, व्यय को घटाते हैं तो हमारे पास बचत बच जाती है। तो हम क्या करेंगे, एक ही बचत लाने के लिए एक ही आई में से, एक ही आई अपने को कितनी बताइए 12,000, एक ही आई में से हम ए का क्या घटाएंगे, व्यय घटाएंगे, यानी 12,000 में से हम क्या करेंगे 8,000 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, एक ही बचत आ जाएगी कितनी 4,000। आगे यदि बात की जाए तो बी की बचत लाने के लिए क्या करोगे, आई में से बी की आई कितनी बताइए, क्वेश्चन में 15,000 बताया, और 15,000 में से किसे घटा लेना है, बी के व्यय को घटा लेना है जो हम क्वेश्चन में लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पर 12,000 को हम लोग 15,000 में से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3,000 बचेगा। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि उनकी बचत का योग बताओ, इन दोनों का क्या बताना है, योग। तो बचत का योग करोगे, 4,000 में 3,000 जोड़ेंगे तो 4×3 कितना 7,000, इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 वेरी मोस्ट और IMP क्वेश्चन है। एक व्यापारी एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 352 रुपये कम में बेचा होता तो उसे केवल 20% का लाभ हुआ होता। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको वस्तु का क्रय मूल्य मान लेना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, मान लो क्रय मूल्य दुनिया की हर वस्तु का अपने आप में 100% होता है, इतना तो आप सभी जानते होंगे। क्वेश्चन में ये बोला 30% लाभ पर बेचता है तो इसका एक विक्रय मूल्य बना लो, और विक्रय मूल्य बनाने के लिए 100% में 30% जोड़ेंगे तो 130% बनेगा। फिर ये बोला जा रहा है 352 रुपये कम में बेचता तो उसे केवल 20% का लाभ होता। तो यहाँ दूसरा भी विक्रय मूल्य बना लो, यहाँ 20% फिर से लाभ दिया तो दूसरा विक्रय मूल्य कितना होता, 100% की वस्तु पर 20% लाभ होता तो 120% का विक्रय मूल्य होता। अब इस क्वेश्चन में किया क्या, इसने दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर आपको बताया है, यानी 130 में और 120 में कितने का डिफरेंस है, 10% का डिफरेंस है, और इस 10% का मान क्वेश्चन में बताया 352 रुपया। तो प्यारे साथियों, यहाँ से आप क्या करो, 1% का मान लाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा, 352 में 10 का भाग लगाना है जिससे 1% का मान आएगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो इसका क्रय मूल्य लाने के लिए क्या करो, जो 1 यूनिट का मान आया यानी 1% का जो मान आया 352 बटे कितना 100, 352 बटे 10 आएगा यहाँ पर 100 नहीं, इसमें आप क्या करो 100 का गुणा कर लो ताकि ये 100% का मान आ जाए। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 352 में 10 का गुणा होगा 3,520 रुपया क्या आ जाएगा इस वस्तु का क्रय मूल्य, जो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो प्यारे साथियों, भुजा का मतलब ये होता है कि आयत में एक तो लंबाई होती है और एक होती है चौड़ाई। तो यहाँ पर ये मान के चलो आपकी लंबाई को भी 22% बढ़ाने की बोल रहा है और चौड़ाई को भी 22% बढ़ाने की बोल रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बढ़ा दिया जाए, लंबाई को घटा दिया जाए, चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए, आपको एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना,
एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर हमेशा प्लस लगाना, फिर लिखना एक्स गुणा वाई और बटे में आ जाएगा 100। प्यारे साथियों, इसका मतलब अगर यहाँ पर वृद्धि होती है, जो पहले होता है लंबाई में वृद्धि हो जाए, चौड़ाई में कमी हो जाए, बाकी यहाँ दोनों में क्या हो रहा है, वृद्धि। अगर वृद्धि होती है उस वैल्यू को आप लोग प्लस का लिखोगे, और अगर कमी होती है तो उस वैल्यू को माइनस का लिखोगे। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो रही है, इसलिए प्लस का 22 और एक्स का मान होगा और वाई का मान भी 22 प्लस का ही होगा। इनको दोनों को जोड़ लेना है और फिर प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर यहाँ पर x का गुणा y से हो रहा है, मतलब 22 का गुणा हम 22 से करेंगे और बटे में 100 करेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जोड़ने पर आ जाएगा 44 और प्लस 22 का गुणा 22 से करने पर आता है 484 और बटे में आ जाएगा 100। तो इकाई तरफ से 2 अंक के पहले यहाँ दशमलव लग जाएगा, इसका मतलब 4.84 बनेगा इधर वाला मान। तो यहाँ पर 44 में जुड़ जाएगा, 4.84 को आप क्या करोगे, जोड़ लोगे यहाँ पर। तो जब 44 में आप 4.84 को जोड़ोगे तो यहाँ पर 44 और 4 हो जाएगा 48। तो 48.84 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और IMP 10 क्वेश्चन जो आपको आगे आने वाली एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। प्यारे साथियों, प्रतिदिन इस क्लास से ज़रूर जुड़ा करें। यकीन मानिएगा, आपकी एग्ज़ाम तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी एग्ज़ाम के बाहर आएगा। सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ कवर कराए जाएंगे। तो मिलेंगे पुनः नेक्स्ट पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।